ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हम्म म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। फेराडे के कौन से प्रिंसिपल काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं, जैसे एक ये कॉइल है, दूसरी कॉइल यहाँ पास में है। तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ आता है ईएमएफ, है ना। इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? 4.445 F × N2। ठीक है। E2 साइड क्या है तो कितना होगा? N2। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। जितनी ज्यादा कॉइल लपेटेंगे हम इस पे उतना ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ बनेगा। ठीक है। जैसे हमारा इंडक्शन हीटर होता है ना, तो हम सिंगल पैन चढ़ाते हैं। ठीक है। तो उसमें सिंगल होता है, इस वजह से ईएमएफ कम बनता है, इसलिए हमें करंट वो नहीं लगता, महसूस ही नहीं होता। ठीक है। क्योंकि एडी करंट जब उसमें इंड्यूस्ड होती है तो नहीं पता चलता। उसी तरीके से यहाँ पर जो ईएमएफ की वैल्यू होगी किस बात पे निर्भर करेगी? N2 पे। ठीक है। और इसमें जो ईएमएफ बनेगा E1, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4.44। फाई वही रहेगा, एफ वही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? N1 आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहेंगे हम? जहां पर हम इनपुट देंगे। ठीक है। इस वाली वाइंडिंग को अगर हम सप्लाई यहां से दे रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम? ये कौन सी वाइंडिंग होगी हमारी? प्राइमरी। ठीक है। और ये वाली वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? सेकेंडरी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हमने यहां पर क्या जोड़ा है? लोड कनेक्ट किया है। ठीक है। लोड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बिजली की खपत करती है उसको हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। ठीक है। लोड का मतलब क्या है? कोई भी डिवाइस जो बिजली खपत करे उसको क्या कहेंगे हम? लोड कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कनेक्ट करेंगे? लोड कनेक्ट करेंगे। हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे कल हमने बात करी थी कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका जो आउटपुट आता है, ठीक है, वो हमारे घरों पे आता है। ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग पे सप्लाई दी हुई है उसके आउटपुट का। ठीक है। तो हमारे घर में कितना आता है? कौन सी सप्लाई आती है? अब हम अपने घरों में जो कनेक्शन लेते हैं वो दो प्रकार के लेते हैं। ठीक है। कनेक्शन कितने प्रकार के लेते हैं? दो प्रकार के। एक लोग लेते हैं कुछ लोग सिंगल फेस का। ठीक है। सिंगल फेस में 3 किलोवाट तक का कनेक्शन वो लोग सिंगल फेस में दे देते हैं। ठीक है। सिंगल फेस पे आप एसी नहीं चला सकते। इस पे अगर सिंगल फेस का कनेक्शन लिए हो ना तो फिर उसमें एसी नहीं चला सकते। ठीक है। एसी चलाने के लिए हमें 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंगल फेस में दो तार होते हैं। ठीक है। इसमें कितने तार होंगे? दो तार होंगे। एक होगा काहे का? फेस का। और एक काहे का होगा? न्यूट्रल का। ठीक है। एक फेस का होगा और एक काहे का होगा? न्यूट्रल का होगा। ठीक है। उसके बाद 3 फेस की सप्लाई भी आती है हमारे घर में। ठीक है। कुछ लोग 3 फेस का कनेक्शन लेते हैं। तो 3 फेस में हमारे पास कितने फेस आते हैं? 3 फेस आते हैं। दो कहां से आ जाएंगे? 3 फेस में कितने आएंगे? 3 फेस आएंगे, आर बाई और बी। और चौथा आएगा क्या? न्यूट्रल। चौथा कौन सा आएगा? न्यूट्रल वाला तार आएगा। अर्थिंग हम सुरक्षा के लिए अपने घर पे करते हैं। ठीक है। अर्थिंग वाला तार जो है ना, वो बिजली विभाग वाले अर्थिंग नहीं देते हैं। ठीक है। वो देंगे क्या? आर बाई बी 3 फेस, और एक क्या आएगा हमारे यहाँ? न्यूट्रल आएगा। ठीक है। एक क्या आएगा? न्यूट्रल आएगा। ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना हमारे घर के पास, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या हुआ है? ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे घर के पास, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, इससे सप्लाई हमारे घर पे आती। ठीक है। इसके आउटपुट में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसका इसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं? डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार।
ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है ये? डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कौन से कनेक्शन होता है उसमें? डेल्टा। प्राइमरी वाइंडिंग में इस तरीके से कौन सा कनेक्शन होगा? डेल्टा। ये प्राइमरी वाइंडिंग में इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन होगा। एक फेस होगा आर वाला, एक फेस होगा कौन सा? बी वाला, और एक बाई वाला। ये बी वाला होगा और एक कौन सा होगा? बाई वाला। ठीक है, आर बाई बी। ये आर होगा, ये बाई होगा, और ये क्या होगा? बी होगा। ठीक है, या हम इसको बाई मान लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस में ये वाला क्या होगा? बाई होगा, और ये कौन सा होगा? बी होगा। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी, कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा कनेक्शन होगा? डेल्टा। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें स्टार कनेक्शन होगा। उसमें कौन सा कनेक्शन होगा? स्टार कनेक्शन होगा। ये हम थ्री फेस की बात कर रहे हैं, थ्री फेस हम आगे पढ़ेंगे और भी, बट अभी हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टार में ये तीन फेस हो जाते हैं, आर वाला, बी वाला और बाई वाला। ठीक है, आर, बाई और बी वाला, ये क्या हो जाते हैं? तीन फेस हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कहां से निकलता है? न्यूट्रल निकलेगा यहां से। ये वाला जो पॉइंट है यहां से क्या निकलेगा? न्यूट्रल निकलेगा। ठीक है, और इस न्यूट्रल को हम क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो वहां मैंने बताया था ना कि एक तार भी निकल जाता है उससे, और एक कहां चला जाता है? अर्थिंग पे भी चला जाता है। ठीक है, अगर हम ए अर्थिंग नहीं करेंगे ना तो वोल्टेज में परिवर्तन होगा और हमारे घर के जो बल्ब हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो वहां पर न्यूट्रल वाला था ना, न्यूट्रल वाले में देखा होगा कि उसमें अर्थिंग का तार भी नीचे गया है और ये न्यूट्रल वाला वायर भी इस तरीके से गया है। ठीक है, तो क्योंकि सेकेंडरी का कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार होता है, और स्टार में जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है इसको एन पॉइंट कहा जाता है, न्यूट्रल वाला पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या करते हैं हम? अर्थिंग करते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं। ठीक है, एक मेटल लेके हम इसको क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। अगर हम ग्राउंड नहीं करेंगे इसको प्रॉपरली तो क्या होगा? वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आएंगे और हमारे घर के बल्ब, टीवी जो सब लगे हैं ना, बार बार फ्यूज होने लगेंगे, जल्दी जल्दी फ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि घर के पास जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें चेक करेंगे कि प्रॉपर अर्थिंग की गई है कि नहीं की गई है। अगर प्रॉपर अर्थिंग की गई होगी तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की हम अब यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग में हमने क्या पढ़ा था कि यह फैराडे के कौन से सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर में हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कहां पर है? नो लोड। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर। ठीक है, नो लोड ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर एट नो लोड। ट्रांसफार्मर एट नो लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड जुड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब ये है इसका कि ये हो गया इसका कोर, ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया। इधर हमने प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दी है। हालांकि मैंने कहा था प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर लपेटी रहती। ठीक है, इधर हमने प्राइमरी लपेट दिया समझने के लिए, इधर हमने सेकेंडरी लपेट दिया। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम इस तरीके से ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर लोड कनेक्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इधर लोड कनेक्ट नहीं करेंगे हम, इधर साइड सिर्फ क्या दे देंगे? सप्लाई दे देंगे। इधर साइड क्या दे देंगे हम? सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब जब इधर साइड सप्लाई दे देंगे तो यहां से एक करंट फ्लो होगा जिसका नाम होगा आई नॉट। ठीक है, कुछ लोग इसको आई जीरो पे बोलते हैं, ये क्या है? आई नॉट। ठीक है, आई नॉट जो है इसका मतलब ये है कि ये कौन सा करंट है? नो लोड का करंट है। कौन सा करंट है? नो लोड का करंट है। अब लोड तो कनेक्टेड नहीं है तो सेकेंडरी का करंट I2 कितना होगा? जीरो होगा। I2 कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि हमने यहां पर लोड नहीं जोड़ा है। अगर हम इसमें लोड जोड़े होते तो I2 फ्लो होता। ठीक है, हमने इधर ओपन छोड़ दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये I0 जब फ्लो होगा इसकी बाइंडिंग में, ठीक है,
तो इसका फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कहां फ्लो होता है? कोर में। तो यहां पर कोर में क्या फ्लो होगा? फ्लक्स फाई। क्या होगा? कोर में फ्लक्स फ्लो फाई। ठीक है। अभी जो फाई है वो क्या करेगा? इस वाली बाइंडिंग में भी ईएमएफ बनाएगा और इस वाली बाइंडिंग में भी ईएमएफ बनाएगा। दोनों पे क्या करेगा? वो ईएमएफ बनाएगा। ठीक है। ये जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है इसका नाम हम ले लेते हैं V1, क्योंकि प्राइमरी पे दिया है। ठीक है। तो जब हम V1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? एक फ्लक्स बनेगा। क्या होगा? एक फ्लक्स बनेगा। ठीक है। अब ये जो फ्लक्स बनेगा, ठीक है, इसकी वजह से जो प्राथमिक वाइंडिंग है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है, उसमें ईएमएफ बनेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या बनेगा? ईएमएफ। उसका नाम क्या होगा? E1। यहां पर क्या बनेगा? E1। और E1 की वैल्यू कितनी होती है? 4.445 F और N1। ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ बनेगा? सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ बनेगा? कितना ईएमएफ बनेगा? 4 पॉइंट, क्या ले लें हम इसको? E2 ले लो। ठीक है। 4.445 F और N2। ठीक है। फाई क्या है? फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। फाई क्या है हमारा? फ्लक्स। पहले भी तो पढ़ चुके हैं। इसकी इकाई क्या होती है? वेबर। ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। और एन क्या है? टर्न की संख्या, कि कितने हमने टर्न्स बनाए। ठीक है। हमने कितने टर्न्स बनाए हैं वो यहां से पता चल जाएगा। ठीक है। अब नो लोड पे देखो, जो करंट जा रहा है, लोड नहीं है, तो करंट जो जा रहा है नो लोड पे उसका काम क्या होगा? ठीक है। उसके काम के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो जो नो लोड पे करंट जाएगा ना, तो दो जगह जाएगा। ठीक है। नो लोड का करंट कहां जाएगा? दो जगह जाएगा। ये नो लोड का करंट दो जगह जाएगा। एक जाएगा किस में? एक जाएगा हमारा जो लॉस करेगा, इसका नाम होगा RI। और एक जाएगा किसमें? XM में। ठीक है। एक कहां जाएगा? RI में। और एक जाएगा कहां पर? XM में। ठीक है। अब इनको समझते हैं कि RI क्या है, ठीक है, और XM क्या है। ठीक है। XM जो है इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस, लेकिन इसका काम क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का काम है। ठीक है। और इसमें जो करंट जाएगा आई नॉट का, वो कौन सा पार्ट जाएगा? वो जाएगा IM वाला। ठीक है। या कहीं कहीं किसी किसी किताब में हम इसको I म्यू भी लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन IM ज्यादातर देखने को मिलेगा ITI की किताब में। ठीक है। IM मतलब मैग्नेटाइजिंग। ये क्या करता है? फ्लक्स बनाता है। आई नॉट जो गया ना, उसमें एक पार्ट से क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। तो फ्लक्स कौन बनाएगा? XM वाला पार्ट। कौन बनाएगा फ्लक्स? XM वाला पार्ट बनाएगा। RI कौन सा कंपोनेंट है? RI जो है ये बताता है आयरन लॉस। ठीक है। क्या बताता है? आयरन लॉस बताता है। ठीक है। या हम इसको क्या कहते हैं? कोर लॉस। ठीक है। क्या बताता है ये? कोर लॉस बताता है। ठीक है। हालांकि ये प्रतिरोध होता है बेसिकली, लेकिन इसको प्रतिरोध होता नहीं है, मान लेते हैं कि प्रतिरोध है। ठीक है। RI क्या बताता है? ये आयरन लॉस। ठीक है। क्या बता रहा है ये? आयरन लॉस। तो नो लोड का जो करंट जा रहा था उसने दो काम किए, एक आयरन लॉस करवाया और एक फ्लक्स बनाया। क्या किया उसने? दो काम किए नो लोड पे। ठीक है। नो लोड जो करंट गया उसके दो काम हुए। एक काम क्या हो गया? आयरन लॉस करवाना। और एक क्या काम हो गया?
फ्लक्स बनाना। ठीक है, आई नॉट जो है, आई नॉट के दो कंपोनेंट हुए, एक हो गया आई डब्लू, इसको लिख लो आई डब्लू। ठीक है, ये कौन सा है, आई डब्लू। ठीक है, और एक कौन सा है, आई एम। आई जो डब्लू होता है ना, आई डब्लू को कहा जाता है वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, वर्किंग कंपोनेंट, या इसको और क्या कहा जाता है, एक्टिव कंपोनेंट भी कहा जाता है, एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, या हम इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन से नाम से, वॉटफुल कंपोनेंट। क्या कहा जाता है, वॉटफुल कंपोनेंट, ये पावर लॉस करता है वॉट में। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको, वॉटफुल कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट नाम होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, या इसको कहते हैं हम कौन सा, वॉटलेस। क्या कहा जाता है इसको, वॉटलेस कंपोनेंट, ये पावर खपत नहीं करता, वॉटलेस है ये। ठीक है, या इसको कहा जाता है पैसिव कंपोनेंट, या इसको कहा जाता है रिएक्टिव कंपोनेंट। पैसिव रिएक्टिव एक ही होते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं हम, या हम इसको कह सकते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, ये इसके सारे नाम होते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो नो लोड से जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो नो लोड पे जो करंट जा रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या करेगा, आयरन लॉस करेगा, एक क्या करेगा, आयरन लॉस करेगा, और एक क्या करेगा, फ्लक्स बनाने का काम करेगा। ठीक है, नो लोड का ये केस हो गया। अब हम लोड कनेक्ट करके देखेंगे कि लोड कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, नो लो, इसमें इस वाइंडिंग में करंट गया तो इसने फ्लक्स बना लिया। ठीक है, यहां करंट नहीं है तो फ्लक्स इधर नहीं बनेगा। ठीक है, फ्लक्स बनने के लिए क्या बात होना जरूरी है, करंट का होना जरूरी है। ठीक है, करंट दिए तो फ्लक्स बना, फ्लक्स यहां से लिंक किया तो इसमें क्या बन गया, ईएमएफ बन गया, E2 बना इस पे, और उसमें क्या कौन बना, E1 बना। ठीक है, अब जो फ्लक्स है, जैसे फ्लक्स यहां है, ठीक है, इसका यहां पे मैं फेजर डायग्राम बना देता हूं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में देखो, ये हमारा फ्लक्स हो गया फाई। ठीक है, फाई एम लिख लो इसको, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ठीक है, और E1 और E2 यहां होंगे, E1 और E2 क्या होंगे, यहां होंगे। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, फ्लक्स और जो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। जो ईएमएफ आ रहे हैं ना, E1 और E2, उसमें और फ्लक्स में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। दुनिया में कहीं पर भी अगर ऐसा है कि फ्लक्स विद्युत वाहक बल बना रहा है तो कितने पे बनाएगा वो, 90 डिग्री पे। कितने पे बनाएगा वो, 90 डिग्री पे ही फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाई लेवल का हिसाब किताब है, लास्ट लास्ट चल रहा है ना अब ट्रांसफॉर्मर में। या तो सिर्फ ये जान लो कि ट्रांसफॉर्मर होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, आईटीआई करने के बाद इतना ही पता चलता है कि अच्छा ट्रांसफॉर्मर होता है, नाम है बस सुने रहते हैं। उसकी एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछता है। ठीक है, E1 पूछ देगा बताओ कितना है, E2 कितना है। ठीक, E2 किस बात पे निर्भर करता है, नो लोड पे क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, नो लोड पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कितना होता है। ठीक है, अभी हम नो लोड टेस्ट जब करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, वहां पे भी आएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके दिमाग में घुसेंगे। ठीक है, वैसे भी दिमाग में तुम्हारे जगह है नहीं, है ना, पहले से भरा हुआ है, रील भरा हुआ है, मोबाइल भरा हुआ है,
है ना। गेम भी खेलते होगे। अभी नया आया है ना, कौन सा आया है? नया गेम आया ना अभी, नहीं पता है? फ्री फायर खेलते हो? हम्म। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया नया आया है, हिसाब लगाने लगा ये वाला आया होगा है। ये तो चेक कर रहा था कौन कौन खेलता है, ये वाला आया है सर, बता देते सब है। तो इसमें जो कंपोनेंट है हमारे, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट का काम होता है पावर का नुकसान पहुंचाना, ठीक है। ये क्या करता है, पावर का लॉस करता है। कौन सा लॉस करता है, आयरन लॉस करता है। पैसिव वाला कंपोनेंट क्या करता है, पैसिव वाला कंपोनेंट क्या करता है, फ्लक्स बनाता है यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बनाने का काम होता है इसका, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मर पे लगाते हैं लोड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर लोड पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, कहां पर है ट्रांसफॉर्मर, लोड पर है, ठीक है। लोड पर है तो अगेन हम क्या करेंगे इस पे, ये वाइंडिंग हो गई प्राइमरी, कोर हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, लोड जोड़ देंगे। जैसे ही लोड हम इस पे जोड़ेंगे तो कौन सा करंट फ्लो हो जाएगा, I2। और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, V2। यहां पर एक कौन सा होगा, E2, I2 क्या, E2। और ये क्या होगा, E1। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N1। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N2। कितने टन लपेटे हैं वो N2, ठीक है। और इसमें कितना, N1। क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, हैं? तुम लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं लगता है, पढ़े बिन पढ़े सब बराबर ही है। यहां से करंट अब कितना, I1। I0 नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी का जब करंट आएगा ना I2, तो वो क्या करेगा, I1 कर देगा। और I1 का मान कितना होगा, तो I1 का मान होगा, एक करंट कौन था हमारा, I0 था, ठीक है। प्लस एक करंट आएगा I2 प्राइम, I2 इधर रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है। I2 इधर है, इधर का करंट बढ़ेगा तो इधर का करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली कि पहले कितना फ्लक्स था, एक फ्लक्स था, पहले एक फ्लक्स था फाई, जिसने ईएमएफ बनाया था E1 और E2 का, इसका नाम क्या था, फाई एम, ठीक है। जैसे ही I2 करंट यहां आया तो इसने भी अपना फ्लक्स बना लिया, ठीक है। इसने भी अपना क्या कर लिया, फ्लक्स बना लिया। और इसने अपना कौन सा फ्लक्स बनाया, इधर से फाई 2 बनाया, इधर से इसने कितना बनाया, फाई 2। इस फाई 2 को खत्म करने के लिए I1 ने क्या फ्लो करवाया, I2 फ्लो करवाया। और इसके अपोजिट में एक और फ्लक्स बना, तीसरा फ्लक्स बना, जो कितना बढ़ना, फाई 2 प्राइम, ठीक है। तो फाई 2 प्राइम जो है माइनस फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो केवल कौन सा फ्लक्स बचेगा, फाई एम, ठीक है। ट्रांसफार्मर में एक ही फ्लक्स होता है, फाई एम। I2 प्राइम और I2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, I2 डैश और I2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो फाई 2 बराबर किसके हो जाता है, फाई 2 प्राइम बराबर फाई 2 के। फाई 2 बराबर कितना होता है, N1 I2 प्राइम, और ये कितना होता है, N2 I2, ठीक है। तो I2 जो प्राइम है बराबर हो जाता है N2 बाई N1 इंटू I2। N2 बाई N1 को क्या कहा था हमने, K। क्या कहा था हमने इस पे, K। तो ये I2 जो करंट है जो प्राइमरी वाइंडिंग में बह रही है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से ही होके आई है,
ठीक है। अब जब दोनों पे करंट फ्लो होगा तो दोनों में जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध पे भी क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। तो अब इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर R1 प्रतिरोध होगा, ठीक है। R1 प्रतिरोध पे कौन सा करंट जाएगा, I2 प्राइम जाएगा, ठीक है। और X1 होगा रिएक्टेंस, ये हमारा क्या था, RI, और ये क्या था, XM था। इस पे करंट कितना जा रहा था, I0। यहाँ से करंट कितना होगा, I1। I1 के दो पार्ट होंगे, एक I0 पे जाएगा और एक I2 प्राइम पे जाएगा। और यहाँ पर हम इस पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, बाइंडिंग रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, प्राइमरी बाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। इसमें ईएमएफ कितना, E1, इस पे कितना, E2। यहाँ पर हम कोर दिखा देंगे। ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस X2, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, लोड जुड़ा होगा। लोड के क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस कितना, V2। ठीक है, V2। और यहाँ करंट कितना, I2, और यहाँ करंट कितना, I2 प्राइम। ये लोड जोड़ दिए तो हम लोड का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। यहाँ से, यहाँ से वोल्टेज हम कितना देंगे, V1। यहाँ से V1 देंगे। ठीक है। यहाँ लॉस होगा एक यहाँ होगा। ठीक है। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है। अब इनके सबके नाम पढ़ना जरूरी है, कम से कम नाम तो याद हो कि क्या है। ठीक है। V1 क्या है, हाँ, V1 क्या है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, अरे कौन सा वोल्टेज है, लोड उधर है, इधर कहां से लोड आ गया है। एसी ट्रांसफॉर्मर एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम वैसे भी नहीं करेगा। ठीक है। करता है। तुम मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो, वोल्टेज देख रहा है, क्या है, तो मोबाइल पे ही तो देख रहा है। बहुत है टैलेंटेड तुम लोग। तुम लोग क्या है, एडवांस वर्जन हो, जो खराब हो जाती है ना प्रोडक्ट। V1 क्या है, सप्लाई का वोल्टेज है। कौन सा है, सप्लाई का वोल्टेज, या प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमने वोल्टेज दिया है वो है। ठीक है। V2 क्या है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज। वोल्टेज को क्या कहा जाता है, अक्रॉस शब्द यूज किया जाता है। ठीक है। वोल्टेज के लिए क्या, कौन सा शब्द यूज किया जाता है, अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में होता है। ठीक है। I1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट। I2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट। RI क्या है, अच्छा I0 क्या है, अरे नो लोड का करंट है, अभी तो पढ़ाएं। I0 क्या है, IW क्या है वर्किंग करंट, एक्टिव करंट। IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सा करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट। R1 क्या है,
आर किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम? रेजिस्टेंस। तो R1 क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। R2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X1 क्या है? कल ये सब मैं पूछूंगा, आज जो लिखा रहा हूं ना। X1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता है जैसे अगर इंडक्टेंस है कहीं पर, ठीक है, तो इंडक्टेंस जो होता है ना, वो करंट को के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब इंडक्टेंस में करंट फ्लो होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कहा जाता है रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस में जब करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटेंस भी करंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उसका उस लॉस नहीं करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है, तो उसको भी रिएक्टेंस कहा जाता है। लेकिन कैपेसिटेंस वाले को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है, इंडक्टेंस वाले को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ाया है, जब एसी पढ़ाया होगा ना तो उसमें सब बताया होगा रिएक्टेंस क्या है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X2 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस मत लिखना, इसका पूरा शब्द है लीकेज रिएक्टेंस है। कौन सा? ये लीकेज वाला है, ये लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। X2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस। सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। सब हो गए कंपोनेंट। V2 बचा, V2 हो गया, V2 भी हो गया, सब हो गया ना। E1 E2 बचा। E1 E2 क्या है बताओ? E1 E2 क्या है? हम्म, E1 E2 क्या है? अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ। E1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ। 10वीं पढ़े नहीं हो क्या? हैं? डायरेक्ट आईटीआई करने आ गए फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के। ज्यादातर बच्चे फोन लगाएंगे सर आईटीआई का सर्टिफिकेट बन जाएगा क्या? डायरेक्ट सर्टिफिकेट चाहिए सबको, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अभी इधर भी तो बताया था मैंने, इसके पहले वाले पे, इसी पे बताया है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो E2 होगा। E1 की वैल्यू कितनी होती है, E2 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये सब याद कर लेना, कल की क्लास में पूछेंगे ये सब, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है। ट्रांसफार्मर बस बचा है, उसमें भी ज़्यादा नहीं है तुम लोगों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। ये जनरली पूछा जाता है, जैसे बाईबा होता है ना प्रैक्टिकल का, उसमें पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग काहे में होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग,
ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है? हम्म जैसे हम मोटर लेने जाते हैं, मोटर की रेटिंग काय में होती? अरे मोटर की रेटिंग काय में होती है? एचपी में। कितने एचपी की मोटर है, ये कितने वॉट की मोटर है? हम्म मोटर कितने वॉट का है, यही तो होता है। हम्म मोटर कितने वॉट का है, कितने एचपी का है, यही रेटिंग होती है ना मोटर की। मोटर की अगर बात करें, मोटर की रेटिंग हमसे अगर पूछे तो क्या बताएंगे हम कि मोटर की रेटिंग काहे में होती है? वॉट में होती है या काहे में होती है? एचपी में होती है। पंखे की रेटिंग काहे में होती है? ये पंखा कितने, इसकी रेटिंग काहे में होती है? वॉट में। काहे में होती पंखे की रेटिंग? वॉट में होती है। बल्ब जो आते हैं वो भी किस में होते हैं? वॉट में होते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट भी वॉट में आती है। ठीक है, एक एचपी बराबर कितने वॉट होता है? एक एचपी बराबर कितने वॉट होता है? हम्म एक एचपी में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। कितने वॉट होते हैं? एक एचपी की मोटर है मतलब 746 वॉट की है? कैसे इलेक्ट्रीशियन बनोगे तुम? हम्म जब यही नहीं पता, एक एचपी कोई मोटर लेके आई, नहीं पता कितने वॉट की है। हम्म एचपी और वॉट में रिलेशन होता है, या तो मेट्रिक सिस्टम में होगा तो एक एचपी बराबर 735.5 वॉट होगा। पहले भी तो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एचपी बराबर क्या होता है? 746 वॉट होगा, यानी एक एचपी की मोटर है 746 वॉट की होगी। ठीक है, आधे एचपी की होगी तो इसका आधा वॉट होगा। ठीक है, आधे एचपी की होगी तो इसका आधा वॉट होगा। ठीक है, 2 एचपी की होगी तो इसका डबल हो जाएगा, 1500 वॉट की हो जाएगी लगभग। ठीक है, 3 एचपी की मोटर है तो लगभग 21-2200 वॉट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, 7×21 और लगभग 2200 वॉट पहुंच जाएगी। ठीक है, 5 एचपी की मोटर है तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। 7×5 = 35, लगभग 3800 वॉट के आसपास आ जाएगी, 3800-3900 वॉट के बीच में। तो हमें जब एचपी नहीं पता होगा तो हम फिर केबल किस हिसाब से लाएंगे, कैसे केबल लगाएंगे? ठीक है, क्योंकि सही रेटिंग का इक्विपमेंट लगाना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल में गलत रेटिंग का लगा दिए तो जल जाएगा। ठीक है, गलत रेटिंग का लगाओगे तो हीट होके वो जल जाएगा, गलत रेटिंग का तार लगाओगे तो भी हीट होके जल जाएगा। तो इसका पढ़ाने का इनका मेन उद्देश्य यही होता है कि कम से कम रेटिंग पढ़ना लिखना ये सीख जाओ, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, गलत ना लगा दें हम। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे कनेक्शन करना तो सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन सही कनेक्शन करना, गलत इक्विपमेंट ना कनेक्ट करना, कितने वॉट का है पहले से प्रिडिक्ट करना कि क्या गलती हो सकती है। ठीक है, पहले से सारी चीज़ें पहले से सिखा दी जाती हैं। ठीक है, अब किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो थोड़ी सिखाएगा कि एक एचपी बराबर इतने वॉट होता है, यही नहीं पता तो काहे कर रखे हम तुम्हें कंपनी काम में? हम्म? जब तुम्हें यही नहीं पता है कि एक एचपी में कितने वॉट होते हैं तो ये थोड़ी पढ़ाएंगे। ये अब कंपनी वाले तो ये बताएंगे कि देखो ये मोटर है, इसका ऐसे कनेक्शन करना है, ये इतने एचपी की है, तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसको जितना चाहिए उसे अच्छी से कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो काहे में होती है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है VA में। किस में होती है? VA में, या होती है KVA में, या किस में होगी? MVA में। जैसे यहां पर किलोवाट में भी आता है,
ठीक है, किलोवाट में भी होता है ना, मोटर किलोवाट की भी आती है, किलोवाट रेटिंग के भी आते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हम केवीए भी लिख देते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होता है। इस भी ए और ए का मतलब है वोल्ट एम्पियर। इस भी और ए का मतलब क्या होता है? वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। ये क्या है? मेगा, मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि हमें अगर केवीए दिया है, केवीए दिया हुआ है, हम उसका वॉट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो केवीए दिया है तो उसका वॉट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम निकालना चाहते हैं वॉट, वॉट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा VA होगा इसमें कॉस फाई से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? कॉस फाई से। इसमें किससे गुणा कर देंगे? कॉस फाई से। ये जो हमारा VA है इससे हम गुणा कर देंगे किसमें? कॉस फाई से। और कॉस फाई क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। समझ में आ रही बात? कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। तो हमारे घर में जैसे हम इन्वर्टर लेके आते हैं ना, तो इन्वर्टर भी केवीए का रहता है, ठीक है। कि इन्वर्टर भी किस में रहेगा? केवीए में रहेगा, ठीक है। अगर हम उसमें वॉट निकालना चाहते हैं ना, तो हम किसका गुणा करेंगे? पावर फैक्टर का। किसका गुणा करेंगे हम? पावर फैक्टर का गुणा करेंगे। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने जीवन में साइन थीटा कॉस थीटा सब पढ़ा लेकिन हमारे काम नहीं आया। तो अभी इन्वर्टर तुम्हारे जीवन से निकाल लिया जाए तो फिर से अंधेरे में पहुंच जाओगे। ट्रांसफार्मर ये सब निकाल दिया जाए तो ये सब काम आते हैं, ये सब कैलकुलेशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कुछ लोगों के यहाँ पुश्तैनी संपत्ति होती है, ठीक है। कुछ कॉमेडी करके बन जाते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है कॉमेडियन था, पहले कॉमेडी करता था, ठीक है। तो उसने बोला कि ये साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाई नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉमेडी करने के लिए तो आसान है कि इनको नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन रियल जो जीवन है, ठीक है, जिसको काम करना है, इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, इलेक्ट्रिकल का काम करना है, उसके लिए तो जरूरी है ना ये, ठीक है। जिसको बिल्डिंग बनाना है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। जिसको बिल्डिंग बनाना है, इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, तो वो तो पावर फैक्टर का गुणा नहीं करेगा तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा। कैसे कनेक्ट करेगा वो इन्वर्टर, कैसे ट्रांसफार्मर का काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, वॉट जो है उसमें VA है, वोल्ट एम्पियर है, और क्या है? कॉस फाई, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किसमें होती है? VA में। अगर केवीए को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा? हमें कॉस फाई का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? किसका गुणा करना पड़ेगा? हमें कॉस फाई का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इन्वर्टर लेके आए कि हम 1 kVA का इन्वर्टर लेके आए हैं, 1 kVA का इन्वर्टर ला के हम अगर 1 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर देंगे तो ओवरलोड बताने लगेगा, वो तुरंत साउंड करने लगेगा ओवरलोड का, ठीक है। इन्वर्टर ओवरलोड का साउंड करता है। वो जैसे ओवरलोड होगा ना तो बीप की आवाज बजाएगा कि ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें समस्या ये है कि ओवरलोड हुआ है तो आपने प्रिडिक्शन गलत किए हैं, क्योंकि उसकी रेटिंग किस में थी? VA में थी, KVA में थी, और आपने किलोवाट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने किसका गुणा नहीं किया? कॉस फाई का गुणा नहीं किया, क्योंकि अब काम करते करते आइडिया पता चल जाता है, ठीक है। जब काम करते रहोगे तो पता चल जाएगा कि घर में जो लोड होता है उसमें कितना पावर फैक्टर होता है, वो सारे कैलकुलेशन पता चल जाते हैं, ठीक है। इन्वर्टर कनेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये बेसिक बात जानना जरूरी है कि किलोवाट और केवीए दोनों बराबर तब होते हैं जब कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो?
1 ओम। ये जो पंखा चल रहा है इसमें cos फाई की वैल्यू 0.6 है, तो अगर पंखे पंखे कनेक्ट कर दिए तो जो आपका 1000 केवीए का था, 1000 VA का था, 1 केवीए का था, वो 600 वाट ही बचेगा। 600 वाट के ही पंखे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जानना हमें जरूरी है कि अगर हमें क्या दिया है, किलोवाट निकालना है हमें, तो जो हमारा केवीए होगा उसमें किसका गुणा करेंगे हम, कॉस फाई का गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो पावर होती है इसको कहा जाता है एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर ये है जो काम करती है, जो पंखा चल रहा है इससे चल रहा है। ठीक है, पंखा किससे चल रहा है, एक्चुअल पावर से पंखा चलता है। ठीक है, ये वाली कौन सी पावर है, ऑपरेंट पावर। ये कौन सी पावर है, ऑपरेंट पावर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ऑपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेंट पावर आती है ना, ऑपरेंट पावर को हम किससे दर्शाते हैं, एस से। किससे दर्शाते हैं, एस से। एक्टिव पावर को किससे दर्शाते हैं, पी से। जो ऑपरेंट पावर एस होती है उसमें दो पावर होती है, एक होता है पी एक्टिव पावर और एक होता है क्यू। ठीक है, क्यू कौन सा पावर होता है, रिएक्टिव। कौन सा पावर होता है, रिएक्टिव। ये रिएक्टिव पावर ना काम नहीं करती। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर काम नहीं करेगी। ठीक है, रिएक्टिव पावर का कोई काम नहीं होता। सोचो रिएक्टिव पावर से पंखा चल जाएगा तो पंखा नहीं चलेगा, लेकिन ये पावर रिएक्ट करती है। ठीक है, रिएक्ट करके लगती है, पावर कुछ ले लेती है, फिर थोड़ी देर में देती है। रिएक्शन का काम है उसका, पावर लेने देने का। ठीक है, तो ये वाला पावर जो है ये किसका पावर का, किस काम में यूज हो गई, रिएक्ट करने के काम। ठीक है, हमने 1000 VA का एक इन्वर्टर लाए थे, उसमें से काम किस पे होगा हमारा, पी पे। हमारा जो पंखा चलेगा, जो हमारी ट्यूबलाइट चलेगी, जो हमारा कंप्यूटर चलेगा, ठीक है, वो सब किस पे चलेंगे, एक्चुअल पावर पी पे। ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है आभासी शक्ति। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है, या नहीं आभासी नहीं, इसको निष्क्रिय कहेंगे। ठीक है, रिएक्टिव मतलब निष्क्रिय। कौन सी पावर होगी ये, निष्क्रिय शक्ति। ठीक है, तो ये जो निष्क्रिय पावर होगी ये सिर्फ क्या करती है, सर्किट में रिएक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, इससे पंखा नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये होती ही नहीं है। जैसे हम बात करें कि भूत होता है कि नहीं होता, ठीक है, उसी टाइप की है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों ने इसको समझाने के लिए जो एक्टिव पावर है, एक्टिव रिएक्टिव पावर है, इसको समझाने के लिए अलग अलग तरीका यूज किया है। इसमें से एक तरीका जो है ये देखो, एक ये तरीका है, तुम्हारे काम की चीज आ गई है? किसके काम की है ये, हर्ष के हैं? नहीं है। ये देखो, इसमें बियर की बोतल है, बियर ही है बोल रहा है हाँ सर। यहां से यहां तक देखो, ये हमारा बर्तन है, ये पूरी पावर कौन सी हो गई, ऑपरेंट पावर। ठीक है, ये एक्टिव पावर है। इसको पियोगे तो, ये झाग पियोगे तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि रिएक्टिव पावर कुछ इस तरीके से होती है, इससे कोई काम नहीं होता। लेकिन इसने बर्तन का ये वाला पार्ट तो यूज करके रखा है, इसमें ये वाली बियर भी
आ सकती थी एक्टिव वाली, है ना, फायदा हो सकता था, ठीक है। तो नुकसान है, ये हमारी कौन सी पावर है, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये एक तरीका है समझाने का, इसका मतलब यही नहीं होता है कि ये रिएक्टिव वाली बियर है, ठीक है, ये एक्टिव वाला है, ये नहीं होता, बस समझाने का तरीका है कि कुछ इस तरीके से बिहेवियर होता है, इससे कोई काम नहीं होता, ठीक है। उनको पता होता है कि सारे बियर व छाप ही होंगे स्टूडेंट, तो उनके हिसाब से बना दो, ठीक है। हैं? इस किसको करना है प्रैक्टिकल, ये वाला प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल एक्चुअल वाला होता है, ये तो बियर पे आने का प्रैक्टिकल थोड़ी होगा, ठीक है। कौन खुश हो गया था? ये वाला प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग काय में होती है, केवीए में, क्योंकि उसमें हमें कॉस फाई नहीं पता होता ट्रांसफार्मर का कि कितना होगा, ठीक है। ये कॉस फाई किसका होता है, लोड का होता है, कॉस फाई किसका होता है, लोड का होता है, इसलिए हमें कॉस फाई नहीं पता होने की वजह से, ठीक है, पावर फैक्टर कॉस फाई नहीं पता होने की वजह से हम यहां पर सिर्फ क्या लिख सक पाते हैं, सिर्फ क्या लिख पाते हैं हम, VA लिख पाएंगे, KVA लिख पाएंगे, ठीक है, किलोवाट नहीं लिख पाएंगे। जो चीज पता होगी वही तो लिखेंगे। ट्रांसफार्मर का हमें क्या पता है, KVA पता है, तो हमने वो लिख दिया। कॉस फाई ट्रांसफार्मर का नहीं पता, क्योंकि ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, तो उसका हमें कॉस फाई नहीं पता है, नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, जो पता होगा वही तो लिखेंगे कि कुछ भी लिख देंगे, हाँ। ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे, V और A लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमने वोल्टेज और करंट के हिसाब से डिजाइन कर दिया। कॉस फाई उसका हमें नहीं पता, ठीक है, उसका जब कॉस फाई हमें पता चलेगा तब हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कल रिवाइज करके आना, बियर रिवाइज करके नहीं आना है, ठीक है, घर जाके पी लिए पड़े हो, ठीक है, कि सर ने बोला था रिवाइज कर लेना।